तो पहला टॉपिक हमारा क्या होगा, तो बायोलॉजी से संबंधित पिछली एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। इनके अंतर्गत हम पहले क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितनी दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो मनुष्य के जीवन काल में कितनी दांत 2 बार विकसित होते हैं, ये हो जाएगा आपका 20। अगर मनुष्य में दांतों की टोटल संख्या की बात की जाए तो टोटल संख्या दांतों की कितनी होती है, तो वो आपका हो जाएगा 32। दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। उन दोनों प्रकारों में अगर बात करें, अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है, तो वो 32 होते हैं। और ये जो दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं, इनको अस्थाई दांत के रूप में भी जाना जाता है। होता क्या है कि आपने देख लिया कि जीवन काल में कितनी दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो वो 20 हो गया। अगर आपसे पूछ ले इसी में कि मनुष्य में अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है, तो वो भी आपका 20 हो जाएगा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। अगर पाचन के अधिकांश भाग संपन्न होने की बात होगी तो वो आपका छोटी आंती हो जाएगा। और मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, तो वो मुख से प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम अगर बात करें, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया, तो विलियम हार्वे द्वारा सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया गया। पेसमेकर का संबंध किससे है, तो पेसमेकर का संबंध आपका हृदय से हो जाएगा। और पेसमेकर का कार्य क्या है, तो ये हृदय की यानी कि दिल की धड़कन प्रारंभ करना पेसमेकर का कार्य होता है। गति प्रेरक किससे संबंधित है, तो गति प्रेरक हृदय से संबंधित हो जाएगा। जिनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं, तो किस पे दबाव डाला जाता है, तो वो आपका धमनी हो जाएगा। अब धमनी क्या होता है, 2 चीजें होती हैं, धमनी और सिरा। अगर शरीर में रक्त के परिसंचरण की बात की जाए तो 2 चीजें होती हैं, धमनी और सिरा। जो धमनी होता है उसमें शुद्ध रक्त बहता है, और सिरा जो होता है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त का आशय यह है कि धमनी में जो शुद्ध रक्त बहता है उसमें कौन सी गैस का परिवहन होता है, तो उसमें ऑक्सीजन का परिवहन होता है। और जब हम अशुद्ध रक्त की बात करेंगे तो अशुद्ध रक्त में कौन सी हो जाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हो जाएगा। अर्थात शुद्ध रक्त का संबंध धमनी से और शुद्ध रक्त का संबंध ऑक्सीजन युक्त गैस से हो जाएगा, ठीक है, और धमनी से। और जब बात करें सिराओं की, तो सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त क्या होता है, तो इसमें ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो ये था शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त की बात अगर करें तो धमनी, और धमनी में जो प्रेशर होता है उसी को क्या कहते हैं, रक्तदाब कहते हैं। अगला हम देखते हैं सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। तो जब हम सोते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तदाब क्या होता है, तो वो घटता है। मानव रुधिर के अगर पीएच मान की बात करें तो मानव रुधिर का यानी कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो वो आपका 7.4 होता है। अर्थात रक्त क्या है, तो रक्त क्षारीय है। क्षारीय कैसे हो जाएगा, तो देखिए 7 पीएच मान क्या होता है, उदासीन होता है। 7 से पीएच मान अगर कम है तो वो अम्लीय हो जाएगा, और 7 से पीएच मान अगर अधिक है तो वो क्षारीय हो जाएगा। तो मानव रक्त का पीएच मान कितना है, 7.4। अर्थात मानव रक्त कैसा है, तो वो क्षारीय हो जाएगा। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी का प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो वो आपका हो जाएगा 80 से 90% के आसपास। रक्त में पाई जाने वाली अगर धातु की बात की जाए तो रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, तो वो आपका लोहा या आयरन पाया जाता है। आयरन लोहा एक ही चीज होता है, ध्यान रखिएगा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो रक्त को कौन साफ करता है, तो वो आपका किडनी साफ करता है, जिसको क्या कहेंगे, रक्त का शुद्धिकरण कहेंगे। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित होता है, तो वो कहाँ से हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका छोटी आंत से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है, तो एंजाइम की आवश्यकता होती है, जो क्या करता है, तो भोजन को तोड़ता है। अगला हम देखेंगे लार किसके पाचन में सहायक होती है, तो लार स्टार्च या मंड के पाचन में सहायक होती है। मानव में अमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है, जो भोजन के पाचन में सहायक करता है। तो यक्स कौन है, तो यक्स का आशय हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता क्या है, HCl। मानव के अमाशय में HCl होता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। अब अमाशय क्या करता है कि अमाशय में HCl होता है, तो अमाशय को भी नुकसान पहुंचा देगा HCl। तो इसीलिए अमाशय में एक म्यूकस परत होती है। किसकी परत होती है, तो म्यूकस की परत होती है, जो HCl से अमाशय की रक्षा करती है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है,
तो क्रेब्स चक्र में पायरूबिक अम्ल का संश्लेषण होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको डायलिसिस कहते हैं। जिनकी किडनी खराब हो जाती है, किडनी का क्या कार्य है? तो रक्त को साफ करना किडनी का कार्य है। आपने ऊपर देखा है, क्या पढ़ा है? तो रक्त के शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो वो किडनी में होता है। और किडनी में अगर समस्या आ जाती है तो रक्त को कृत्रिम विधि से साफ किया जाता है। कौन सी विधि हो जाएगी? तो उसको कहते हैं डायलिसिस विधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, पेप्सिन होता है। पेप्सिन क्या होता है? तो पेप्सिन एक प्रोटीन होता है और जो क्या करता है? तो ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तन करता है, यानी कि तोड़ देता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदलते हैं? तो प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदलते हैं। और अमीनो अम्ल की अगर बात करें तो टोटल अमीनो अम्ल कितने होते हैं? तो अमीनो अम्ल की टोटल संख्या 20 होती है, जिसमें से 10 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं और 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो ये कौन जमा करता है? तो ये यकृत जमा करता है। ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को कौन जमा करता है? तो ये आपका यकृत हो जाएगा। पित्त किसके द्वारा पैदा होता है? तो देखिए, पित्त जो पैदा होता है किसके द्वारा? तो यकृत द्वारा। और पित्त जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। अर्थात पित्त कहाँ पैदा होता है किसके द्वारा? तो यकृत द्वारा। पित्त जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्त का श्रावण कहाँ से होता है? तो वो भी आपका पित्ताशय हो जाएगा। भाषाओं को थोड़ा सा अंतर को आप समझेंगे, नहीं तो आपसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन आपका है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है क्या? मतलब अधिकतम और न्यूनतम कितना होता है? तो मानव शरीर का जो रक्तचाप है स्वस्थ मनुष्य का, वो 120 mmHg से 80 mmHg के मध्य होता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या बढ़ जाता है। और आपने देखा होगा, सोते समय क्या होता है? मनुष्य का रक्तचाप यानी कि बीपी क्या होता है? तो वो आपका घट जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो एक सामान्य जीवन काल में मनुष्य के हृदय की धड़कने की अगर गिनती की जाए तो वो हो जाएगा 2 अरब बार। अगला हम देखेंगे, मानव शरीर में हृदय का क्या कार्य है? तो मानव शरीर में हृदय का कार्य होता है पंपिंग स्टेशन की तरह। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये आपका हीमोग्लोबिन हो जाएगा। हीमोग्लोबिन विकल्प में ना रहे तो आप किसको चूज करेंगे? तो आयरन या लोहा को चूज करेंगे। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो लोहा होता है। अगर हीमोग्लोबिन विकल्प में ना हो और पूछा गया हो रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, तो वो आयरन को आप चूज कर सकते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन में किसके महत्वपूर्ण घटक होते हैं? तो हीमोग्लोबिन में आरबीसी के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। हीमोग्लोबिन के अगर कार्य की बात करें तो अभी आपने देखा ऑक्सीजन को ले जाना, यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य हो जाएगा। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो वो आपका क्या हो जाएगा? लोहित कोशिकाओं द्वारा, यानी कि हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो सर्वाधिक मात्रा में आयरन या लोहा होता है। अगला हम देखेंगे, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट करता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो देखिए, शरीर में 3 प्रकार के रक्त होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जिसमें आरबीसी होता है, ठीक है, उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन आरबीसी हो जाएगा, ठीक है। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? तो मानव शरीर में प्रतिक्रिया, जैसे कोई बाहरी पदार्थ शरीर में घुस गया तो डब्ल्यूबीसी सक्रिय हो जाता है और उस रोग प्रतिरोधक प्रणाली के रूप में कार्य करता है। अगला हम देखेंगे, लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो आरबीसी कहाँ उत्पन्न होगी, यानी कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो वो आपका अस्थिमज्जा में होता है। क्वेश्चन की भाषा को आप समझना है। आरबीसी कहाँ उत्पन्न होता है? तो अस्थिमज्जा। और पूछा जाए आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो वो भी आपका अस्थिमज्जा में हो जाएगा। किसको आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है? तो ये आपका प्लीहा हो जाएगा। इसी को दूसरी भाषा में पूछेगा आपसे, आरबीसी का कब्रगाह हो गया और आरबीसी का मृत स्थल कहाँ है, यानी कि आरबीसी कहाँ पे जाके मरती है, यानी कि मृत स्थल उसका कहाँ है, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा? तो आरबीसी का कब्रगाह या मृत स्थल प्लीहा हो जाएगा।
मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं के जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त यानी कि आरबीसी कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो ये आपका हो जाएगा 120 दिन। पचे हुए भोजन में पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो ये आपका हो जाएगा यकृत। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो ये आपका हो जाएगा यकृत। मानव शरीर में अगर लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? देखिए आ गया। अभी आपने पूछा था, देखा था लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं, तो आपका अस्थिमज्जा था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। और अब आ गया मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो ये भी आपका अस्थमज्जा हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन को दो तीन भाषाओं में पूछता है, तो आप एक ही क्वेश्चन को एक ही जगह पे दो तीन भाषाओं में जान लेंगे, जिससे आपको दो तीन जगह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? उसी क्वेश्चन का तीसरी भाषा, आरबीसी का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो ये आपका अस्थिमज्जा, ठीक है। और इसकी कब्रगाह कहाँ आपने पढ़ा था? तो वो पढ़ा था प्लीहा में। उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या क्या होती है? तो बढ़ जाती है। उच्च 49 से आशय क्या हो जाएगा? ऊंचाई पे जाने पे मानव शरीर में आरबीसी की संख्या क्या होगी? तो वो आपका बढ़ जाएगा। अगला हम देखेंगे, सफेद रक्त कण यानी कि डब्ल्यूबीसी, व्हाइट डब्ल्यूबीसी हो जाएगा, ठीक है। डब्ल्यूबीसी में हो जाएगा आपका मुख्य कार्य क्या है डब्ल्यूबीसी? तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य हो जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करना। मनुष्य में अगर मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है मनुष्य के मेरुदंड से? तो वो आपका हो जाएगा 31 जोड़ी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिक्रिया क्रियाएं, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पे होता है? तो कशेरुक रज्जु जो होता है वो प्रतिवर्ती क्रियाओं के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। कौन? कशेरुक रज्जु। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो ये आपका हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो वो आपका हो जाएगा औटू ग्रंथि जो है वो मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो मूत्र में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है? तो वो आपका यूरोक्रोम मौजूद होता है और इसी के कारण मूत्र का रंग क्या होता है? पीला होता है। गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो नेफ्रॉन जो होता है वो गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट या इकाई होता है। अगला हम देखेंगे, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है? तो वो आपका हो जाएगा औटू ग्रंथि। और औटू ग्रंथि क्या है? तो अभी आपने देखा मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है कौन सी? औटू ग्रंथि है। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो देखिएंगे आप, जब शरीर में कोई पार्ट कट जाता है तो थोड़ी देर बाद क्या होता है? खून का जमाव हो जाता है। और उस जमाव के लिए कौन सी विटामिन जिम्मेदार होती है? तो विटामिन के होता है। और मानव शरीर के अंदर खून क्यों नहीं जमता है? तो वो क्यों नहीं जमता है? तो मानव शरीर में एक हिपेरिन होता है, ब्लड में एक हिपेरिन पदार्थ होता है और उसके कारण मानव शरीर के अंदर खून का जमाव नहीं होता है। रुधिर में, रुधिर के प्लाज्मा में जिसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है उसमें क्या होता है? तो उसमें टी लिम्फोसाइड होता है। ध्यान रखिएगा, टी लिम्फोसाइड्स होता है। जब किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है, ठीक है, एड्स की बीमारी होती है, तो वो एड्स में ऐसे नहीं मरता, तो उसी का ये टी लिम्फोसाइड्स यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है और वो छोटी सी बीमारी से मर जाता है। एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है? तो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी के शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। आयोडीन युक्त हार्मोन है, तो आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो आयोडीन युक्त हार्मोन है। मानव में, मानव के श्वेत रक्त यानी कि डब्ल्यूबीसी का व्यास क्या होता है? तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 007, ठीक है, 007 mm जो होता है वो मानव रक्त यानी कि श्वेत रक्त डब्ल्यूबीसी का व्यास होता है। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ब्रिक यानी कि किडनी की क्रिया को, ठीक है। अपोहन का आशय क्या हो जाएगा? तो बायोलिसिस हो जाएगा, डायलिसिस। अगला हम देखेंगे, स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? ठीक है, स्वेदन अर्थात पसीना
पसीना क्यों महत्वपूर्ण है शरीर में आना? तो शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए, अर्थात पसीना क्या करता है? तो हमारे शरीर का तापमान को नियंत्रित करता है। सामान्यतः निषेचन होता है, तो निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो वो आपका गर्भाशय हो जाएगा। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो क्या बताता है? तो भ्रूण में लिंग के परीक्षण के लिए एमनियोसेंटोसिस के तरीके का उपयोग किया जाता है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो मानव शरीर में रक्तचाप कहाँ से नियंत्रित होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि से नियंत्रित होता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो वो आपका हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि से। कौन सा हार्मोन जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है। अगला हम देखेंगे इसी एड्रिनल ग्रंथि से कौन सा लड़ो उड़ो भागो हार्मोन जो होता है वो स्रावित होता है। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो वो आपका हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, जिसे क्या कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि कहते हैं। बात की जाए पीयूष ग्रंथि होती कहाँ पे है? तो पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के मस्तिष्क में होती है, इसको आप ध्यान रखिए। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि की बात की जाए तो वो आपका हो जाएगा पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, जो कहाँ पे होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क में होता है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन को लगभग सभी लोग जानते हैं, अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिससे समय समय पे बच्चे के विकास की जांच की जाती है या जानकारी प्राप्त होती है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो वो आपका क्या हो जाएगा? बीजांड स्तन द्वारा। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो इस स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। और जब बात होगी पुरुषों की नसबंदी को तो इसी के साथ देखेंगे उसको क्या कहेंगे? तो उसको बेसेक्टोमी कहेंगे। ट्यूबेक्टोमी, बेसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी अर्थात स्त्रियों की नसबंदी यानी कि महिला नसबंदी, और बेसेक्टोमी अर्थात पुरुष नसबंदी। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अगर आपसे पूछे कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या कार्य है तो क्या ऑक्सीटोसिन हार्मोन का संबंध किससे हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा दूध के लिए। अगला हम देखेंगे थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा TSH हार्मोन। क्या होता है? थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण होता है, और उसके लिए कौन सी ग्रंथि, कौन सी जिम्मेदार हार्मोन है? तो वो आपका हो जाएगा TSH हार्मोन हो जाएगा। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु का प्रयोग होता है? तो मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो वो आपका तांबा हो जाएगा। एक वयस्क पुरुष के लिए समानता हीमोग्लोबिन की मात्रा की अगर बात की जाए तो प्रति 100 ml में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए वयस्क पुरुष में? तो वो आपका हो जाएगा 5 ग्राम। मानव शरीर का सामान्य तापमान की अगर बात की जाए तो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो वो आपका हो जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इसमें मिसप्रिंट है, इस चीज को आप सही ध्यान रखेंगे। क्या है? तो वो आपका हो जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला हो जाएगा किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथ्रॉम्बिन का संबंध है? तो प्रोथ्रॉम्बिन का संबंध किससे है? तो रक्त जमाव से है। रक्त जमाव, शरीर के बाहर जब कोई पार्ट हमारा कट जाता है उससे रक्त बहने लगता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रोथ्रॉम्बिन क्या होता है? तो उस रक्त के जमाव के लिए जिम्मेदार होता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अभी आपने देखा है इस क्वेश्चन को ऊपर में, तो वो आपका O2 यानी कि थायराइड ग्रंथि जो है वो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला हम देखेंगे कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो अभी आपने देखा एड्रेनलिन ग्रंथि, ठीक, हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से ये निकलती है। और कौन सी हार्मोन है? तो एड्रेनलिन हार्मोन जो है उसको लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। अगला हम देखेंगे कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो दंत लवक जो है वो सबसे अधिक कठोर होता है। इसी को क्या कहते हैं? तो इनेमल कहते हैं। अगला हम देखेंगे किसकी कोशिका से
इंसुलिन स्रावित होता है तो वो आपका हो जाएगा बीटा कोशिका से। इंसुलिन का स्रावण होता है कहाँ से? बीटा कोशिका से। और इंसुलिन उत्पादित कहाँ होता है, यानी कि इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो वो आपका हो जाएगा पेनक्रियाज द्वारा, अर्थात अग्नाशय में इंसुलिन का निर्माण होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा विमुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? तो इसको वायु श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा विमुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण को क्या कहते हैं? तो वायु श्वसन कहते हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो उसमें 4% होती है। हृदय वंचित है, तो हृदय किससे वंचित है? तो ऐच्छिक पेशी से वंचित है, अर्थात हृदय को हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं रख सकते कि जब चाहें तो अपनी इच्छा के अनुसार उसको धड़कने दे या रोक दे। अर्थात हृदय क्या है? तो हृदय अनैच्छिक पेशी है, ऐच्छिक पेशी नहीं है। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो वो आपका हो जाएगा जो तलवे की त्वचा होती है वो सबसे मोटी होती है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा फेफड़ा। ठीक है, अगर चमड़े कहीं दिया हुआ हो तो वो भी इससे बड़ा हो जाएगा। ये अंग की बात कर रहा है तो वो आपका हो जाएगा फेफड़ा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन है? तो मेलेनिन जो है ये श्रवण, इसके श्रवण पे डिपेंड करता है मनुष्य का त्वचा के रंग कैसा होगा, गोरा होगा, काला होगा, सांवला होगा, उसका निर्धारण कौन करता है? तो ये आपका हो जाएगा मेलेनिन करता है। कंडरा या टेंडन क्या करता है? कंडरा या टेंडन जोड़ता है किसको? तो पेशी को हड्डी से जोड़ता है। कंडरा या टेंडन किसको जोड़ता है? तो पेशी को हड्डी से जोड़ता है। मानव शरीर में कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? मानव शरीर में कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो वो कौन सी ग्रंथि हो जाएगा? अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, आदमी के कंठ के किस भाग में औटू ऊर्ध्वम यानी कि एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो ये थायराइड उपास्थि में पाई जाती है। एडम एप्पल क्या करता है? जो समय के साथ हमारे आवाज को मोटा या पतला करता है। जैसे महिलाओं की आवाज पतली रहती है और समय के साथ पुरुषों की आवाज क्या होती है? मोटी हो जाती है। उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो एडम एप्पल होता है, यानी कि थायराइड ग्रंथि जो कहाँ पे होती है? तो ये गले में होती है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो मानव मस्तिष्क जो है वो लगभग कितने ग्राम का हो जाएगा? तो 1350 यानी कि 1200 से 1400 ग्राम के लगभग मध्य होती है। अगला हम देखेंगे, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो वो आपका हो जाएगा उरु अस्थि। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी हो? तो वो जांग या फीमर जो होती है उसी को उरु अस्थि कहते हैं, वो सबसे लंबी अस्थि है। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण? तो कोशिकाओं में तरल उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी क्या रहता है? तो कुचला रहता है। अगला हम देखेंगे, आंख की रेटिना की परंपरागत कैमरे को निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो वो की जाती है किससे? तो फिल्म से की जा सकती है। किससे तुलना की जा सकती है? तो वो आपका हो जाएगा फिल्म। अगला हम देखेंगे, रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? तो रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका हो जाएगी? तो वो आपका हो जाएगा कैल्शियम। मनुष्य में सामान्यतः निरक्त रुधिर शर्करा प्रति अगर बात की जाए 100 ml रुधिर में कितना होता है? तो वो आपका हो जाएगा 80 से 100 मिलीग्राम। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या क्या होती है? तो देखिए ऊंचाई पे जाने पे क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब कम होता है, और वायुमंडलीय दाब जब कम होगा तो शरीर का रक्त दाब क्या होता है? तो उनकी संख्या में वृद्धि होती है, यानी कि बढ़ जाती है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्यतः क्या स्तर होता है? तो मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कितना होना चाहिए? 140 से 180 मिलीग्राम होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? तो उसकी रक्तदाब बढ़ जाएगी। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो वो आपका हो जाएगा दीर्घ अस्थि में। कहाँ पे? तो दीर्घ अस्थि में कौन सी कोशिकाएं बनती हैं? तो लसिका कोशिकाएं बनती हैं।
स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां अर्थात पसीने वाली जो ग्रंथियां होती हैं वो किससे संबंधित है? तो ताप नियमन से, यानी कि ताप के नियंत्रण के लिए। मानव हृदय में कक्ष की संख्या होती है कितनी? तो मानव हृदय में कक्ष 4 होते हैं। इसी को दूसरी भाषा में अगर पूछा जाए, मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। मधुसूदनी यानी कि इंसुलिन, ठीक है, ये आपका हिंदी देखो कितना कठिन है, मधुसूदनी, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इंसुलिन, जिसको आप बार बार सुने होंगे। इंसुलिन अंतःस्राव एक क्या है? तो ग्लाइकोलिपिड है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां कैसी हैं? तो पैरों की हड्डियां की अगर बात की जाए तो फिबुला और टीबिया जो है ये पैरों की हड्डियां हैं। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो गर्भाशय के लिए अन्य शब्द का कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो यूट्रस का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं हम, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है तो किसके लिए? तो ऑक्सीजन के लिए। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्रावण करती है? तो सेक्स हार्मोन का स्रावण कौन सी ग्रंथि करती है? तो एड्रिनल ग्रंथि द्वारा सेक्स हार्मोन का स्रावण होता है। मानव शरीर में हार्मोन के लिए कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फोट को विनियमित करता है? मानव शरीर में हार्मोन के लिए कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट के विनियमित के लिए जिम्मेदार है? तो वो आपका कौन हो जाएगा? तो पैराथायराइड ग्रंथि हो जाएगा, ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, मानव शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो वो आपका हो जाएगा फ्लेवियन नलिका, यानी कि डिंब वाहिनी में। फैलोपियन नलिका आप भी याद रखिएगा, विकल्प में दे सकता है डिंब वाहिनी की जगह, तो ध्यान रखिएगा मानव शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब का निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? तो वो आपका हो जाएगा डिंब वाहिनी यानी कि फैलोपियन नलिका में। जब वृक्क यानी कि किडनी कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? तो शरीर के रक्त में नत्रजनित यानी कि नाइट्रोजन का अवशिष्ट के रूप में जमाव हो जाता है, और इसी नाइट्रोजन को जमाव को निकालने के लिए कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो डायलिसिस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होता है? तो उसका रक्तदाब में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो एक वृद्ध व्यक्ति के रक्तदाब क्या होते हैं? सामान्यतः कम हो जाते हैं। मानव शरीर में पुच्छ यानी कि पूंछ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो ये आपका हो जाएगा बृहदांत यानी कि बड़ी आंत में। पुच्छ कहां से जुड़ी होती है मानव शरीर में? तो वो बृहदांत यानी कि बड़ी आंत में संलिप्त होती है। किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करता है और फिर उसे छोड़ती है? तो उसको क्या कहते हैं? तो परासरण की प्रक्रिया के दौरान। कौन सा एक अंग वसा के भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल कौन सा अंग उत्पन्न करता है? तो ये आपका हो जाएगा यकृत। सेरिब्रम किससे संबंधित है? तो सेरिब्रम मस्तिष्क से संबंधित है। मस्तिष्क का एक पार्ट है कौन सा? सेरिब्रम। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग यानी कि प्रमस्तिष्क जो अग्र मस्तिष्क है वो सबसे बड़ा भाग है। मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो वो आपका हो जाएगा मस्तिष्क जो कोशिकाएं होती हैं उनमें पुनर्योजन की शक्ति सबसे कम होती है। किसी मृत प्राय व्यक्ति की गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? तो केवल तंत्रिकीय कार्यों का अवसान होना चाहिए। अगला हम देखेंगे, यदि पिता का रक्त वर्ग जो ए है, माता का रक्त वर्ग कौन सा है? ओ है, तो बताइए कि उसके पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है? तो ये आपका ओ हो जाएगा, ठीक है। एक देखिए इसका एक सूत्र होता है, माता का रक्त वर्ग, पिता का रक्त वर्ग, इसको मैं एक वीडियो में आपको बता दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। जरूरी नहीं जैसे यही पूछ लिए, कभी कभी दे देगा पिता का रक्त वर्ग ए बी है, माता का रक्त वर्ग ए है, तो पुत्र के रक्त वर्ग होने की कौन सी संभावना है, या उनमें से कौन सा पुत्र का रक्त वर्ग नहीं हो सकता है? तो इसका मैं एक सूत्र दे दूंगा, ठीक है, अपने चैनल पे, उसको आप देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। कोई बी प्रकार के रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? तो किसको दान कर सकता है? तो बी या ए बी वाले वर्ग को, ठीक है। अभी आपने देखा होगा जो ए बी पॉजिटिव होता है वो क्या होता है? सो सर्वग्राही के रूप में होता है। ए बी पॉजिटिव क्या होता है? सर्वग्राही, अर्थात किसी भी वर्ग के रुधिर को वो अपने शरीर में ले सकता है। और वो जो रुधिर वर्ग होता है वो सर्वदाता होता है, अर्थात वो रुधिर वर्ग क्या होता है? वो किसी को भी अपना रुधिर दे सकता है।
यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O है तो उनके बीच संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा उनके बच्चों का। तो उनके बच्चों का रुधिर वर्ग क्या हो सकता है, तो A या B हो सकता है। देखिए ऊपर की तरह नीचे भी क्वेश्चन पूछा है, तो इसको कोशिश कीजिए, रट्टा मारने से बेहतर है। इस चैनल पे आपको एक सूत्र दे दूंगा, थोड़ा सा समझा दूंगा, उससे आपका काम ये हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिलेटिस कहा जाता है। इसका क्या कारण है? देखिए, पिता का RH फैक्टर तथा माता का RH फैक्टर निगेटिव होना। जब किसी, ठीक है, पुरुष का RH पॉजिटिव हो पुरुष और माता क्या हो तो RH निगेटिव हो, तो ऐसे क्या होता है, तो ऐसे माता पिता यानी कि ऐसे पुरुष स्त्री की शादी को मना किया जाता है। और क्यों मना किया जाता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें पहले बच्चा जो होता है उसका क्या होगा, तो उस शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनने से उसकी मृत्यु हो जाएगी, जिसको क्या कहते हैं, तो इसको इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, अर्थात कौन सा रक्त समूह ऐसा है जो किसी भी रक्त समूह से रक्त ले सकता है, तो वो आपका हो जाएगा AB। अगर AB पॉजिटिव मिल जाए तो और अच्छा होगा, AB पॉजिटिव चूज कीजिएगा। AB पॉजिटिव अगर नहीं है तो सिर्फ AB चूज कीजिएगा। AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वात्रिक ग्राही कहा जाता है, क्योंकि उसके रक्त में क्या होता है, तो उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। ठीक है, अर्थात उसके रक्त में क्या होता है, तो उसके रक्त में एंटीबॉडी नहीं होता है। सर्वात्रिक ग्राही में कौन सा रुधिर वर्ग होता है, तो वो आपका हो जाएगा AB। ठीक है, AB पॉजिटिव या AB। कौन सा रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता होता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है, तो O रक्त वर्ग समूह का व्यक्ति यूनिवर्सल डोनर के रूप में होगा। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो और महिला का रक्त वर्ग B हो तो उसकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है, तो उसमें O रक्त वर्ग उपस्थित होने का चांस बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये 3-4 क्वेश्चन हो जा रहा है। ठीक है, ये चैनल पे आप इसको जरूर देख लीजिएगा। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो मनुष्य में टोटल 6 हड्डियां होती हैं। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या की अगर बात की जाए तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती हैं, तो ये आपका 206 नहीं होगा, वो कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा लगभग 300 हड्डियां होती हैं। ठीक है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती हैं, तो वो आपका हो जाएगा लगभग 300 हड्डियां। अगला हम देखेंगे, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हस्तियां होती हैं, तो मनुष्य की खोपड़ी में टोटल 8 हस्तियां होती हैं। कहीं कहीं पे आपको 9 भी विकल्प में मिलेगा। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या की बात की जाए तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की अगर संख्या पूछे तो आप 24 चूज कीजिएगा, और जोड़ी पूछे पसलियों की कितनी जोड़ी होते हैं, तो मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, और संख्या में अगर बात की जाए तो 24 होती हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है, तो वो आपका जबड़े की अस्थि जो होती है वो कौन सी होती है, सबसे मजबूत अस्थि होती है। मानव शरीर की अगर सबसे छोटी हड्डी की बात की जाए तो वो आपका स्टेपीज हो जाएगा, और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये कान में पाई जाती है स्टेपीज, और ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है या सबसे लंबी हड्डी, तो वो आपका हो जाएगा फीमर, और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये जंघे में पाया जाता है। मानव शरीर की जो पैर की हड्डी होती है वो कैसी होती है, तो पैर की हड्डी खोखली होती है। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, तो मनुष्य के शरीर में जो गांठ होता है, टांग होती है, ठीक है, उस टांग के जो घुटने होते हैं वहां पे क्या पाई जाती है, तो उसमें टिबिया पाई जाती है। अगला हम देखेंगे, मानव शरीर के किस अंग की सबसे लंबी होती है। ठीक है, मानव शरीर की हड्डी सबसे लंबी होती है किस अंग की, तो वो आपको हो जाएगा जांघ की हड्डी, और जिसको क्या नाम दिया गया है, फीमर नाम दिया गया है। अगला हम देखेंगे, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, किसकी कमी के कारण, तो मनुष्य की हड्डियों के कमजोरी के लिए कौन सी तत्व जिम्मेदार होता है, तो वो आपका हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम किसके लिए जिम्मेदार है, तो हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम का जिम्मेदार है, इसीलिए बच्चों को दूध पिलाई जाती है। एथलीट को किससे जल्दी और ऊर्जा मिलती है, तो वो आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किसके लिए जिम्मेदार हो जाता है, तो तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने लगता है, किसके कारण, तो ग्लूकोज के जमाव यानी कि अवक्षय के कारण, ग्लूकोज के जमाव के कारण मनुष्य में क्या होता है, तो थकान का अनुभव होने लगता है। अगला हम देखेंगे,
रक्त ग्लूकोज स्तर समानता व्यक्त किया जाता है। रक्त में ग्लूकोज स्तर समानता व्यक्त किया जाता है तो किसमें? तो भाग प्रति मिलियन में। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन जो होता है वो हमारे शरीर में ऊतकों के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि शरीर के विकास के लिए कौन से तत्व जिम्मेदार होता है? तो वो आपका हो जाएगा, देखिए 3 चीज़ें होती हैं शरीर में ऊतकों, यानी कि शरीर के विकास के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो वो आपका प्रोटीन हो जाएगा। अगर बात की जाए कि ऊर्जा के लिए जिम्मेदार कौन होता है, तो वो आपका कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगला हम देखेंगे, प्रोटीन को माना जाता है। तो प्रोटीन को क्या माना जाता है? तो शरीर के निर्माण के लिए सहायक होता है प्रोटीन। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन से होते हैं? तो वो आपका एंजाइम होते हैं, जो क्या करते हैं? तो रासायनिक क्रिया की जो प्रक्रिया है उसको तेज कर देते हैं। कौन कर देता है? तो वो एंजाइम कर देते हैं। सोयाबीन में अगर प्रोटीन का प्रतिशत की बात की जाए तो 42% प्रोटीन सोयाबीन में होता है। ठीक है, अर्थात अगर विकल्प में आपको दे दें और उसमें मांसाहारी ना हो, शाकाहारी की बात की जाए और उसमें कहे कि प्रोटीन, सर्वाधिक प्रोटीन का स्रोत क्या है? तो वो आपका हो जाएगा सोयाबीन। बात की जाए कैप्सूल का आवरण जो बना होता है वो किसका बना होता है? तो वो स्टार्च या मंड का बना होता है। जब हम किसी कैप्सूल को खाते हैं दवा के रूप में तो उसका जो आवरण होता है किसका बना होता है? तो वो स्टार्च या मंड का बना होता है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? शहद का प्रमुख घटक क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज हो जाएगा। फ्रक्टोज अर्थात फलों की शर्करा से क्या निर्माण होता है? शहद का निर्माण होता है। कौन सी शर्करा तत्कालीन ऊर्जा प्रदान करती है? तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज शर्करा, वो तत्कालीन ऊर्जा प्रदान करती है। शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? तो शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो आपने देखा कार्बोहाइड्रेट जो है वो सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। अर्थात कार्बोहाइड्रेट किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो ऊर्जा प्रदान करने के लिए। और प्रोटीन किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो आपने देखा शरीर निर्माण के लिए, यानी कि शरीर की शारीरिक बनावट के विकास के लिए कौन सा वो जिम्मेदार होता है? तो वो आपका हो जाएगा प्रोटीन। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। तो मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है वो पुनः संग्रह कहाँ होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं। तो किससे? शाकाहारी जो होते हैं वो अधिकतम प्रोटीन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो दालों से प्राप्त करते हैं। प्रोटीन का सर्वप्रथम अगर स्रोत की बात की जाए तो सर्व प्रमुख स्रोत जो प्रोटीन का है वो आपका सोयाबीन हो जाएगा। और सोयाबीन में कितना % प्रोटीन पाया जाता है? तो अभी आपने देखा सोयाबीन में 42% प्रोटीन पाया जाता है। अगला हमारा होगा, मानव शरीर में वसा जमा होता है। तो मानव शरीर में वसा ऊतक में जमा होता है। ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, वह ऐसा कर पाता है। तो वो क्या करता है? तो अपने कुबर में जमा किए गए जो चिकनाई यानी कि वसा का प्रयोग करके वो जीवित रहता है। दांतों में क्या होती है? तो दांतों में कैल्शियम होता है। ठीक है, कैल्शियम किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो देखिए कैल्शियम दांतों के लिए, हड्डियों के निर्माण के लिए, हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम जिम्मेदार होता है। अगला हम देखेंगे, किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो वो आपका हो जाएगा फ्लोरीन की। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम जो हो वो हृदय की धड़कन के लिए जिम्मेदार होता है। ध्यान रखिएगा, पोटेशियम। ठीक है, किसके संबंध है? तो हृदय की धड़कन का संबंध किससे है? पोटेशियम से है। अगला हम देखेंगे, सागरीय खरपतवार जो होते हैं वो किसका महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? तो सागरीय खरपतवार आयोडीन का, यानी कि शैवाल जो होते हैं वो आयोडीन के मुख्य महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो ये शैवाल हो जाएगा, जो महासागरीय या सागरीय शैवाल होते हैं। उपास्थि और अस्थियों के निर्माण के लिए संपोषण में आवश्यक तत्व क्या है? तो वो आपका हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम किसके जिम्मेदार के लिए होता है? किसके किसके लिए? तो हड्डियों, उपास्थियों, ठीक है, और दांतों के जिम्मेदार के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? तो कैल्शियम होता है इनके विकास के लिए। दाक्ष कोशिका आरक्तता रोग किसकी असामान्यता के कारण होता है? तो आरबीसी